तो एक बार पुनः संजीव शर्मा जी का हृदय से स्वागत है। मैं एक बार फिर से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े बड़े सरल शब्दों में ऐसे तथ्य पहुँचाए जो कम से कम मेरी जानकारी में नहीं थे। और मुझे लगता है कि ये तथ्य भारत के 99% क्या 99.9% जनता के भी संज्ञान में नहीं। तो मैं उनसे फिर से प्रार्थना करूंगा कि जहाँ पे हमने चर्चा छोड़ी थी उससे अपन आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आप विषय को रखें, फिर मैं उसको थोड़ा सा विस्तारित करने के लिए आपसे आग्रह करूँगा। धन्यवाद मैथिशन गुप्ता साहब। हमने अभी तक जो बात की वो ये की कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो भारत दुनिया की 25% जीडीपी था और वो किसी भी अन्य आक्रमण से, राजतंत्र से, धर्मतंत्र से वो अप्रभावित रहा। उसको कोई भी छू नहीं पाया इस भारत की समृद्धि को। अंग्रेज़ों ने उसकी नींव के अंदर जो है वो तेज़ाब डाला और वो तेज़ाब था कि उन्होंने हर चीज़ को मोनेटाइज कर दिया। और उन्होंने कैसे मोनेटाइज किया कि भारत की जो रूरल इकोनॉमी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो भारत की समृद्धि का आधार था, क्योंकि भारत की गांव का हर एक व्यक्ति, जैसा कि हमने पहले बात किया कि 72 कलाओं को जानने वाला स्वावलंबी गांव का हर व्यक्ति, 36 बिरादरी का हर व्यक्ति, 18 जातियों का हर व्यक्ति, 4 वर्णों का हर व्यक्ति प्रोडक्टिव था। वो किसी न किसी रूप में उत्पादन में योगदान करता था। और भारत की जो इकोनॉमी थी वो कृषि प्रधान नहीं थी, 70% से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रधान थी, क्योंकि भारत में कृषि जो सरप्लस प्रोडक्शन कर रही थी उस प्रोडक्शन के ऊपर जो वैल्यू एडिशन था वो बाकी कलाओं के लोग कर रहे थे। और वो स्टोर करने के बाद शहर में आके बिकता था वो सरप्लस प्रोडक्शन, जो चांदी के रुपए में एक्सचेंज होता था और फिर वो विदेश जाता था, जो सोने में एक्सचेंज होता था। तो दुनिया भर का जो सोना व्यापार के माध्यम से भारत आ रहा था और भारत सोने की चिड़िया लगातार बन रहा था। इसलिए कोई भी हमलावर भारत को आके लूट लेके जाता था, वो कितना लूटेगा, ठीक है, मतलब एक बार लूटेगा, लूट के चला जाएगा, ठीक है, परंतु भारत के जो व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया से इसको फिर से भर देते वापस आ थे। जाते। इसलिए इतनी मतलब 2000 सदियों तक भारत लूटने के बाद भी भारत की समृद्धि कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन और जो व्यापार का जो सिस्टम था, यहाँ का जो मॉनेटरी सिस्टम था, उसने भारत को पूरी दुनिया में प्रोडक्शन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में और ट्रेड में भारत को अव्वल नंबर पे रखा। ये तब तक चलता रहा जब तक अंग्रेज़ नहीं आए। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया कि भारत के जो मॉनेटरी सिस्टम को चेंज किया। पहले उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को चेंज किया कि हर एक व्यक्ति को, जो वाटर सिस्टम पे चलता था, तो उन्होंने वाटर सिस्टम पे जाके हर एक व्यक्ति से कुछ टैक्स जो थे वो उन्होंने वाटर से, काइंड से निकाल के उन्होंने मोनेटाइजेशन पे ले दिया कि आपको सोने में या चांदी में आपको हमें देना है। अब जो किसान अपना ज़्यादातर उत्पादन एक्सचेंज कर लेता था एक दूसरे के साथ में, अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने अपना, जिसके पास जो था उसने उसको बेचना शुरू किया। तो किसान ने अपना अनाज बेचना शुरू किया, कुम्हार ने अपने बर्तन बेचने शुरू किए, लोहार ने अपने औजार बेचने शुरू किए, तेली ने अपना तेल बेचना शुरू किया। तो हर एक ने एक दूसरे से पैसे की डिमांड करनी शुरू की। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पैसे की जो सप्लाई थी, उसकी जो प्रिंटिंग थी, वो अपने हाथ में ले ली। और 1890 तक, 1890 तक, 1870 सॉरी 1860 से लेकर 90 तक तो उन्होंने ईमानदारी से चलाया। पर 90 में उन्होंने पहली बार पैसे में सबसे बड़ा काम किया कि जो एक चांदी का सिक्का, एक सोने का सिक्का 10 चांदी के सिक्के के बराबर था, तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उसको डिवेल्युएट किया पहली बार। तो कितना डिवेल्युएट किया, अब उन्होंने 50% चांदी के सिक्के को डिवेल्युएट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि एक सोने के सिक्के के बराबर अब आपको 15 सोने चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। तो जो शहरी इकोनॉमी थी वो 50% डाउन हो गई। और उन्होंने दूसरा काम ये किया कि भारत को उन्होंने सोने के स्टैंडर्ड से नीचे ले ला के चांदी के स्टैंडर्ड पे ले आए कि इंडिया जो भी ट्रेड करेगा वो चांदी में करेगा। और इंग्लैंड को उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड पे रखा, और गोल्ड और चांदी का जो आपस में एक्सचेंज रेट था उसमें उन्होंने 50%। तो उस समय आपकी 50% जो आपकी इकोनॉमी थी, करेंसी थी, वो डिवेल्युएट हो गई। आपकी चीज़ें 50% सस्ती हो गई। आपका जो ट्रेड जो सरप्लस था वो 50% एक झटके में उड़ गया।
दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेज़ों ने दूसरा क्या, जो चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उसमें भी उन्होंने 15% मिलावट की। तो चांदी भी 15% मिलावट के साथ हो, सोना भी 15% मिलावट है। भार सेम है, आकार सेम है, बट बट इट उसके इज नॉट ए प्योर गोल्ड, इट्स नॉट प्योर। इट्स ए मिक्स गोल्ड। तो 15% वो उन्होंने उड़ा दिया, वो सीधा उनके एक्सचेकर में गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1900 के करीब आते हुए उन्होंने क्या किया, ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट था गोल्ड और सिल्वर के बीच में, अब इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फ्लेक्सिबल कर दिया, जिसमें वो गोल्ड की प्राइस बढ़ाते गए और चांदी की प्राइस लगातार घटाते गए। तो कितना घटा, आज अगर उसी स्टैंडर्ड में रखो कि जो उससे क्या हुआ, जो पाउंड स्टर्लिंग का जो रेट था, अंग्रेज़ों की जो करेंसी थी, वो लगातार ऊपर होती गई, और जो भारत की करेंसी थी जिसको हम रुपया था, वो लगातार उसका भाव गिरता चला गया। इसलिए तो ये लगातार हुआ आज़ादी तक। तो आज़ादी तक आपको याद होगा कि 1 रुपया बराबर $1 1 डॉलर था। आज कितना है? 85 87। 50। ये कैसे हो गया? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम पे हुआ, जो सदियों तक भारत में फिक्स था सोने और चांदी का, क्योंकि सोने और चांदी की भी मात्रा फिक्स थी। तो उन्होंने क्या किया, सोने और चांदी के सिक्के निकाल दिए, तो उसमें टोकन मनी लिखना शुरू कर दिया। तो लिखने में तो एक है, पर जो एक्सचेंज रेट है उनको उसने फ्लेक्सिबल कर दिया डिमांड एंड सप्लाई के साथ। तो अगर आपको सोना लेना होता तो इंडिया का सोना और अमेरिका का सोना बराबर रहता, तो उसमें कुछ भी लिखा रहता, बाहर में तो सेम था, तो उसका एक्सचेंज रेट सेम था। तो जैसे ही उन्होंने पेपर पे लिया, उसका एक्सचेंज रेट वो कुछ भी तय कर सकते थे, डिमांड एंड सप्लाई थी, तो उसको फ्लेक्सिबल करके उन्होंने अपनी करेंसी की डिमांड को अब मैं बढ़ाया। इसमें ये समझना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ कि हम एक चक्रव्यूह में फंस गए। आपके हिसाब से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के क्या तरीके हैं, नंबर एक। और एक जो मैं मॉडल सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम अब पेपर स्टैंडर्ड और इन सब से वहीं बाहर निकल के एक इंटरनल करेंसी लाएं और उसको हम एसेट स्टैंडर्ड के बराबर लें। तो हम जितनी एसेट क्रिएट करेंगे, उसके एसेट के क्रिएशन का अप्रूवल के साथ ही उतनी डिजिटल भारत विकास निधि, हमने उसका नाम दिया है भारत विकास निधि, या डिजिटल करेंसी, इंटरनल करेंसी इक्विवेलेंट टू कॉन्क्रीट कैपिटल एसेट देखिए, वी इंटेंड टू क्रिएट। तो आप मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि आपने इस विषय का बहुत अध्ययन किया, तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट कितना भारी है, और जो मैं कह रहा हूँ कि दिस विल बी रिवर्सिंग द गेम ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, बिकॉज दिस विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग। कि दुनिया के ये इतना स्ट्रांग है, इसके जो रिपल्स हैं वो हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ ह्यूमन लाइफ को टच करेंगे। को टच करेंगे। इसलिए इस मुद्दे को बहुत गहराई से समझना शुरू होगा, इसके कॉज एंड इफेक्ट और मल्टीपल जो कोलैटरल इफेक्ट्स हैं उसको एंटिसिपेट करना ज़रूरी है, जो भारत ने कभी नहीं किया। क्योंकि भारत का जो मनी सिस्टम था वो इतना स्टेबल था, इतना ट्रांसपेरेंट था, इतना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, इसके कारण भारत के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो लोग क्या है, प्रॉफिट और मैनिपुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो ईमानदारी से काम कर रहे थे और ईमानदारी से एक्सचेंज कर रहे थे। तो अगर आपको समृद्ध होना है तो आपको काम, मेहनत जो करना है वो प्रोडक्शन के ऊपर करना है, वो लालच के ऊपर, मैनिपुलेशन के ऊपर, करेंसी के ऊपर, एक्सचेंज रेट के आपने ऊपर नहीं धोखे पे किया करना। और उसी से आप गड्ढे में चले। जी जी, आपने नहीं किया, उन्होंने किया। यदि मैनिपुलेशन पे आपका ध्यान जाता और आपके जो है, तो ये जो इंग्लैंड ने किया पूरी वो नहीं दुनिया कर के साथ, पाता। वो हम कर लेते, और वो नहीं कर पाता। नहीं कर पाता अगर उनके पास ये टूल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आर्मी यहाँ। नहीं, मैं इसमें जो आपसे समझना चाहता हूँ कि अब हमने हम कमिंग टू योर डिजिटल करेंसीज प्रपोजल, या हाँ उसकी बात भारत विकास निधि, भारत विकास निधि की बात करें, तो किसी भी देश की जो करेंसी है वो अपने आप में बहुत अहम डिसीजन है। करेंसी का मतलब होता है कि आदमी का प्रकृति के साथ और आदमी का आदमी के साथ हर संबंध में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हर रिलेशनशिप में मनी एंटर होता है जी, तो वो हर रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है। ये इतना सेंसिटिव मामला है। वो हर मोटिवेशन में एंड कैलकुलेशंस में, वो हर रिलेशनशिप के जो जस्टिस एंड इवैल्यूएशंस हैं, इक्वालिटीज़ में, ये उसमें आती है। तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े प्रिसाइज एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैनिपुलेशन 2 लेवल पे पॉसिबल है। 1 गवर्नमेंट के लेवल पे, नंबर 2
ये पॉसिबल है किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू। तो इंडिया में ये क्या मैनिपुलेशन मैं नहीं है। इस करेंसी के कुछ फाइनल कंटूर आपसे चर्चा करूं? प्लीज। तो बेसिकली इट इज़ ए एक्सचेंजेबल सिस्टम, मतलब आम पब्लिक जो है, हाँ, एक्सचेंज वैल्यू है, हाँ, एक्सचेंज मीडियम तो ऑफ अभी एक्सचेंज जो है। हमने अपने सपने में जो वैल्यू तय की है, बाद में आई विल लाइक टू रियली डिस्कस इट इवन थ्रू द लाइव प्लेटफॉर्म जी विथ यू irrespective of where we are located. जी इसमें जो एक भारत विकास निधि है, क्योंकि भारत विकास निधि इज नॉट ए पेपर मनी, इट इज नॉट अगेंस्ट द पेपर स्टैंडर्ड और डॉलर स्टैंडर्ड, इट इज अगेंस्ट द वेरी कॉन्क्रीट एसेट विच इज बीइंग क्रिएटेड इन फ्यूचर, इट इज अगेंस्ट दैट स्टैंडर्ड, राइट? सो इट इज ए सुपीरियर मनी. सो आई मेड ऑफ व्हाट? वो उसका कंटेंट मेड ऑफ डिजिटल अच्छा, वो डिजिटल मनी। डिजिटल मनी होगी, will be having the number trackable, this that, AI will be playing a role, you cannot shoot it, nothing is doable. मतलब बेसिकली आज के जितने भी ड्रामा नाटक हैं वो इस ड्रामा नाटक से ऊपर होगा, एटलीस्ट एज पर टू द एक्सटेंट आई एम इन पोजिशन टू कंसीव और परसीव, एंड वी वुड लाइक टू रियली लुक इन टू द फ्यूचर डायनामिक्स ऑल्सो, दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ दैट. हियर what I want to हम say, हिंदी में बात कर, अभी तक हम हिंदी में बात अच्छा, करें तो दर्शकों के लिए अच्छा, हिंदी में बात। ओके. अच्छा, दूसरी बात जो है ना, मैं इसमें एक वी वांट टू मेक इट, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा आकर्षक बनाना चाहता हूँ आम व्यक्ति के लिए. तो हमने इसमें एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट रखा है कि एज्यूम करिए कि ये मनी किसको मिलेगी, जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में काम करेगी. अब एक अन्य व्यक्ति है, वो क्यों भारत विकास निधि को स्वीकार करें, राइट? तो उसके लिए एक हमने एक इंसेंटिव पैकेज, हमने क्या कहा कि यदि आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो चूँकि इसकी जो 10% वैल्यू ज़्यादा है, लिहाजा इसकी परचेज पावर जो है वो रुपए से ज़्यादा होगी, राइट? तो लोग बाग जो है उस परचेज पावर का फ़ायदा उठाने के लिए वी वांट टू सेल अवर भारत विकास निधि इन एक्सचेंज ऑफ द रूपी एट ओनली 2%. हाँ, सॉरी, हाँ, मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ. मैं जो है इसको एक आकर्षक मनी बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास नेचुरल कोर्स में भारत विकास निधि नहीं आ रही है, वो जो है इस निधि का विनिमय लाभ लेने के लिए उपयोग में करें. तो उसके लिए हमने एक आकर्षण ये पैदा किया है कि जो चीज़ भारत विकास निधि खरीदेगी, वो चूँकि उसकी वैल्यू 10% ज़्यादा है, तो उसमें वो 10% ज़्यादा आएगी. तो रुपए से यदि आप हमारी भारत विकास निधि खरीद लेंगे और हम आपको 2% का जो है ना चार्ज लगा के यदि आपको भारत विकास निधि दे देंगे, तो आप उसी रुपए से 8% आपको ज़्यादा कमोडिटी मिलेगी. तो ये आकर्षण हम उसमें पैदा करना चाहते हैं. तो जिन लोगों को कोई भी चीज़ खरीदना है, वो रुपए का इस्तेमाल नहीं करेंगे भारत में, वो अपने रुपए को जो है एक्सचेंज के माध्यम से देके और उसकी भारत विकास निधि खरीदेंगे और उससे कमोडिटी खरीदेंगे, तो उनको बिना किसी जो है ना उसके 8% का लाभ मिल जाएगा. जी, इस तर्क से आप इसमें क्या खामी देखते हैं? क्या ये मैनिपुलेशन देखते हैं, या जिसको मैं एक नेचुरल आकर्षण कह रहा हूँ या मोटिवेशन कह रहा हूँ, क्या मेरा सोचना सही है? देखिए, आपका जो सोचना है, तो किसी भी जब हम निधि की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना जैसे बॉन्ड इशू करती है, निधि इशू करती है, वो इन्वेस्टमेंट का अर्निंग का मेथड हो सकता है. उसमें एक सेफ्टी होती है, इसमें सिक्योरिटी होती है, एक आकर्षण भी होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है. ये एक कंपनी, दो कंपनी के बीच में ये चल सकती है, क्योंकि पर जब हम करेंसी की बात करते हैं, करेंसी का क्या काम है? करेंसी को चार इसका काम करना एक्सचेंज प्राइवेट कंपनी के पास नहीं रहेगा. ये सरकार, मैं कमिंग टू दैट. जैसे गवर्नमेंट के भी जो बॉन्ड है वो चलते हैं. हाँ. तो गवर्नमेंट के बॉन्ड हर जगह नहीं चलते. गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में ही वर्क करते हैं, बिटवीन बैंक्स एंड बिटवीन क्लाइंट्स एंड बैंक करते हैं, और वो आम ट्रांजैक्शंस में वो यूज़ नहीं होते. तो करेंसी के लिए कम से कम 4 चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है. नंबर 1, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज एन एक्सचेंज वैल्यू. नंबर 2,
इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा बीच में एक पॉइंट क्लैरिफिकेशन के लिए डालना चाहता हूँ कि हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लेवल पे ले नहीं जाना चाहते हैं, हम इसको एक इंटरनल जो है ना करेंसी मान रहे हैं। तो ये भारत के विदिन ही सर्कुलेट होगी, नहीं, भारत हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि ये विदेश जाए। नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ तो मैं 140 करोड़ लोगों की ही बात कर रहा हूँ। ओके यूनिवर्सल जब मैं कह रहा हूँ भारत के 140 करोड़ ओके, लोगों की। मतलब जैसे इंटरनेशनल डायमेंशन में, क्योंकि हमने इसको इंटरनेशनल करेंसी कह के इसे खुद ही सीमा में बांध दिया। जी जी जी, तो उसमें भी 140 करोड़ लोगों के लिए ये पूर्णतः एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी एक्सचेंज की नीड को पूरा करेगी। जो एक्सचेंज की नीड को पूरा नहीं करेगी वो मनी नहीं हो सकती, जिसमें वो डे टू डे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रेजेंट नहीं, टाइम लेकिन में, इसमें फ्यूचर टाइम इसमें में। आप कोई खोट देख रहे हैं हाँ क्या? हाँ, उसमें जो मेन आपको मतलब उसमें कुछ दिक्कत महसूस हो रही उसमें है? जैसे जैसे डिजिटल मनी में आप किसान में एक अनपढ़ किसान के पास जाते हैं, उसके पास आपको डिजिटल मनी एक्सचेंज करने के लिए डिजिटल डिवाइस चाहिए। वो हम ऐप के थ्रू जो है ना, किसी के थ्रू भी ऐप करेंगे। को नहीं, ऑपरेट जैसे करने आज के हो लिए, रहा है वैसे ही होगा ना। हाँ, ऐप के करने के लिए उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके टेक्नोलॉजी लिए हम पावर चाहिए, उसके लिए कोडिंग चाहिए, उसके लिए सर्वर चाहिए, उसके लिए इस सारे के सारे प्रोसेस को तो इशू उस करने समय वाले। हम सरकार होंगे ना, हाँ जी, आप सरकार होंगे तो जो हम जो भी नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जी वैसे ही अंग्रेजों जैसा जो है ना तो बड़ा स्थापित करके जी व्यवस्था जी, करेंगे तो ना। एज ए सरकार हाँ। मेरे पास उसको मैनिपुलेट करने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? कैसे? जब पहले जैसे से ही सब डिक्लेयर्ड है तो कैसे होगा? मैं उस डिक्लेरेशन में ही आता हूँ कि जैसे आज के केस में हम बात करेंगे, क्या एटीएम या ईवीएम हैक हो सकता है? मेरा ये मानना है कि भारत देश में, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ना कर दिया है, तो अभी इस चर्चा को हम यहाँ पर थोड़ा क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी के साथ एक जुड़े मिनट हैं। के लिए इस चर्चा को हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं, और इस चर्चा को हम बाद में अगले जो है ना चर्चा के सेशन में पिकअप करेंगे। इस चर्चा को हम अब साइबर क्राइम पर थोड़ा सा ले जाते हैं। हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। इन नेक्स्ट रील वी विल कम विद द अगेन इसी पॉइंट पे हम फिर से डिटेलिंग करेंगे। आपसे इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। जी, अब